नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए अगस्त मंथ के पहले वीक में जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं उनकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम हर टॉपिक को ऑलमोस्ट, हर क्वेश्चन को ऑलमोस्ट उतने लेवल तक पढ़ेंगे जितने लेवल की उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि उसका स्टैटिक जीके जानना होगा तो उसको जान लेंगे, और साथ साथ उसके आसपास की जो इंफॉर्मेशन है उसको भी जान लेंगे, जिससे कि हमें वो करंट अफेयर लंबे समय तक याद हो पाए। ठीक है, यहां पर हम बात करने वाले हैं नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट, बुक और जो डेज से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं उनकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अब सबसे पहले बात होगी नेशनल करंट अफेयर की। नेशनल करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारी देशभक्ति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसीलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर घर तिरंगा कैंपेन सरकार के द्वारा 75वें साल को सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस का 75वां साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में सरकार, जो भारत सरकार है, वो हर घर तिरंगा कैंपेन को लॉन्च कर चुकी है। अब इस कैंपेन को घर घर तक पहुंचाने के लिए, पूरे भारत देश में प्रमोट करने के लिए अलग अलग मंत्री काम कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी साहब, ये इस समय पर यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं, ये तिरंगा बाइक रैली को फ्लैग ऑफ कर चुके हैं, मतलब उसको हरी झंडी दिखा चुके हैं। अलग अलग शहरों पे ये जाकर भारत के इस कैंपेन को प्रमोट करेगी कि आप आज़ादी के पावन उपलक्ष्य में आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। इसके लिए हमारे जी किशन रेड्डी साहब ने एक बाइक रैली लॉन्च की है। ठीक है, याद रखना है, ये जो हर घर तिरंगा कैंपेन है इसमें अलग अलग मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल्चर मिनिस्टर की तो हमने बात कर ही ली, साथ साथ हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी। कौन है ये कोयला मंत्रालय इस समय पर संभाल रहे हैं। ठीक है, और पीयूष गोयल जी जो कि इस समय पर कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, और साथ साथ ये हमारे कपड़ा मिनिस्टर भी इस समय पर हैं और राज्यसभा में ये लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। और अगले हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो इस समय पर हैं एम वेंकैया नायडू जी, जो कि 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो भी हर घर तिरंगा कैंपेन को प्रमोट कर रहे हैं जगह जगह जाकर। और यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी का नाम तो आपने यहां पर देख ही लिया। तो याद रखिएगा, जी किशन रेड्डी साहब ने तिरंगा बाइक रैली को लॉन्च किया, जो कि हर घर तिरंगा कैंपेन को प्रमोट करेगी। कहां से लॉन्च किया? तो रेड फोर्ट से लेकर विजय चौक तक ये जो बाइक रैली है वो ऑर्गेनाइज कराई गई है। याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने इसी मंथ में, मतलब जो पिछला मंथ हुआ था उसमें 5 और इस मंथ में टोटल 10 रामसर साइट रिसीव की है यूनेस्को के माध्यम से। यूनेस्को रामसर साइट घोषित करता है। तो आपको बता दूं, 5 भारत को रामसर साइट मिली थी और वो पिछले मंथ में अपडेट आया था, और उस टाइम पर मेरी वीडियो नहीं आई तो मैंने यहां पर क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। और इस मंथ में भी भारत को 10 रामसर साइट्स मिली हैं। तो टोटल भारत में इस समय पर 64 रामसर साइट हो चुकी हैं। जब ये अपडेट हुआ था उस समय पर भारत में थी 49 रामसर साइट। आपको बता दूं, ये रामसर साइट में क्या कर रहा हूं, तो हमारे मतलब एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। उस समय पर अलग अलग देशों ने पार्टिसिपेट किया। उस समय पर भारत इसमें इंक्लूड नहीं था। आपको बता दूं, ये जो रामसर कन्वेंशन, मतलब बैठक तो हुई थी 1971 में, लेकिन इसको फोर्स में लाया गया था 1975 में। और ये जो रामसर है ये ईरान की एक सिटी है।
ईरान की सिटी के ऊपर ही रामसर कन्वेंशन हुआ, जिसकी वजह से रामसर साइट्स घोषित की जाती हैं, मतलब संरक्षित एरिया बनाया जाता है उसका, जिससे कि वहां पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा सके, वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको और बेहतर किया जा सके। यहां पर बात करें तो 1975 में रामसर कन्वेंशन को फोर्स में लाया गया। उसके बाद भारत ने इसमें इंक्लूड कब हुआ, तो भारत इसमें 1982 को इंक्लूड हुआ। याद रखना है भारत के पास इस समय पर कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं, तो 64 रामसर साइट भारत के पास हो चुकी हैं। पहले जब ये 5 और 10 15 साइट्स जब घोषित नहीं हुई थी, उससे पहले भारत के पास रामसर साइट्स थी 49। कहां कहां किस किस स्टेट में रामसर साइट्स मिली हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट है हमें कैसे पता चला, तो हमारे इस समय पर मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज संभाल रहे हैं भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी के द्वारा हमको ये सब चीजें पता चली। तो यहां पर बात करें ये 5 साइट्स कौन सी मिली, मतलब पांच रामसर साइट कौन कौन सी थी उनके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद अगली स्लाइड में 10 रामसर साइट जो अभी रिसेंटली में घोषित हुई हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहली यहां पर तमिलनाडु का बोलबाला रहा। 3 रामसर साइट यहां पर तमिलनाडु की 3 रामसर साइट घोषित की गई इन 5 में से, और एक मिजोरम की और एक मध्य प्रदेश की है। जो यहां पर अगर बर्ड सेंचुरी की बात करें तो बर्ड सेंचुरी कारीकिली बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु की थी। ये अब सेंचुरी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर बात करें तो पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया, ये भी तमिलनाडु की एक रिजर्व फॉरेस्ट है। और पिचावरम मैंग्रोव, ये भी तमिलनाडु में अवेलेबल है। इन तीनों को रामसर साइट इनिशियली जब 5 घोषित हुई थी तब घोषित किया गया। उसके बाद मिजोरम में बात करें तो पालावटलैंड और साख्या सागर मध्य प्रदेश की रामसर साइट घोषित हुई। उसके बाद आगे यहां पर देखें तो 10 और रामसर साइट घोषित हुई। तो टोटल भारत में अब इस समय पर 64 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। बात करते हैं 10 की 10 याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि जो किस स्टेट में कितनी रामसर साइट घोषित हुई। तो 10 में से तमिलनाडु में पहले भी 3 हुई थी, अब दोबारा से तमिलनाडु में कितनी हो गई, तो 6 रामसर साइट्स घोषित हो गई। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गोवा में और कर्नाटका में एक रामसर साइट घोषित हुई। तो 4 इनकी और 6 तमिलनाडु की कितनी हो गई, 10 रामसर साइट रिसेंटली में और घोषित हुई हैं। तो भारत में अब टोटल कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं, तो 64 हो चुकी हैं। आपसे पूछा जा सकता है भारत ने जो रामसर कन्वेंशन था उसको कब एक्सेप्ट किया, कब साइन किया, आंसर होगा 1982, रिसेंटली में पूछा गया। ये जो रामसर कन्वेंशन है ये फोर्स पे कब आया, तो 1975। ये रामसर कन्वेंशन की बैठक पहली कब हुई, तो रामसर ईरान की एक सिटी वहां पर हुई और 1971 में हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में हम वेटलैंड जो कंजर्वेशन डे है वो भी हम ऑब्जर्व करते हैं 2 फरवरी को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है लार्ज स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आजाद टू इरेक्टेड इन भोपाल। भोपाल में आपको पता है ये कैपिटल है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने पहली स्टेट लेवल की यूथ महापंचायत ऑर्गेनाइज कराई। कहां पर, भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल में। अब वहां पर युवाओं के अंदर जोश भरने के लिए आप जानते हैं सबसे ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और भी बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं, लेकिन ये जो 2 पर्सनैलिटी हैं बहुत ज्यादा यूथ में चर्चाओं में रहती हैं। इसीलिए इनके लार्जेस्ट स्टैचू को इस्टेब्लिश करने का जो बीजेपी सरकार है उसने सोच रखा था। बीजेपी मतलब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि उनकी 116 एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी जो हम मना रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी की, इसी के उपलक्ष्य में हम भोपाल में चंद्रशेखर आजाद जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में चंद्रशेखर आजाद जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगेगी।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अब यहां से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इंटरनेशनली करंट अफेयर के होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, महंगाई को रोकने के लिए, महंगाई को टैकल करने के लिए लीगल टेंडर के रूप में गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन लॉन्च किया किसके लिए? महंगाई को टैकल करने के लिए, लीगल टेंडर के रूप में लॉन्च किया है। यहां पर बात करें तो जिम्बाब्वे की जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, उसके द्वारा ये सारे काम किए गए हैं। और देश का जो बैंक होता है, बैंकों का बैंक, वही ये काम करता है। जिम्बाब्वे की बात करें तो ये अफ्रीका का एक देश है और कैपिटल इसकी हरारे है, करेंसी इसकी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है और प्रेसिडेंट इमर्सन मांगवागवा है। मांगवा, ठीक है, मांगवा, याद रखिएगा। हंसने की बात नहीं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट में थोड़ा अजीब लगा, चलिए कोई बात नहीं। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, रशिया ने ये डिसाइड किया है कि 2024 तक वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा। याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 में ये अनाउंस किया गया है रशिया के द्वारा कि हम छोड़ देंगे, और इनके प्रेसिडेंट साहब के द्वारा ये इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया गया। व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के इस समय पर प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं, इन्होंने ये अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया था 1998 में, उसको अब ये छोड़ देंगे 2024 में, 2024 में, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर बात करें तो ये रीजन क्या है? रीजन ये है कि रशिया को बहुत ज्यादा प्रतिबंध झेलने पड़े हैं जब से यूक्रेन पे उन्होंने इन्वेजन किया है, यूक्रेन से उन्होंने युद्ध छेड़ा है। इसीलिए इसी को देखते हुए रशिया ने एक कदम उठाया। रशिया के प्रेसिडेंट तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ चुके हैं, तो इनका नाम सभी को याद हो चुका होगा। अगर बात करें यूक्रेन के प्रेसिडेंट की, तो ये भी दुनिया में चर्चाओं के विषय में आ चुके हैं। इनका नाम अब शायद ही किसी को ऐसा हो जो ना पता हो। इनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और रोसकॉसमॉस के चीफ भी यहाँ पर चर्चाओं में है, तो यूरी बोरिसोव इनका नाम है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, बजराम बेगज, इन्होंने शपथ ली है प्रेसिडेंट के रूप में अल्बानिया की। पहले ही ये पद में अपॉइंट हो चुके थे, लेकिन अब इन्होंने शपथ ली है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लाया गया। तो बजराम बेगज अल्बानिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं। याद रखना है, प्रेसिडेंट अल्बानिया के बजराम बन गए और इनकी कैपिटल है तिराना। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वजीफा नजरीन, ये कौन है? ये पहली बांग्लादेशी बनी है जो कि K2, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, उस पर इन्होंने चढ़ाई की और उसे चढ़ के उतर आई हैं। याद रखना है, वजीफा नजरीन जो कि बांग्लादेश की महिला है और ये K2 पर चढ़ के अभी उतरी हैं, इसीलिए इनका नाम चर्चाओं में आ गया। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। बांग्लादेश भारत के हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। रिलेशन से ही याद आया कि बहुत ज़्यादा भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ भी होता है तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि जियोग्राफिकली जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में पूछा गया। इनकी करेंसी की बात कर ले तो टका है और भारत के साथ 5 स्टेट्स के साथ ये अपनी बाउंड्री टच करता है। सबसे बड़ी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश की टच होती है। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अब यहां पर बात होगी सबसे ज्यादा चर्चाओं में रह रहा टॉपिक स्पोर्ट्स। अभी आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, कहां पर? बर्मिंघम यूके में। इसकी वजह से बहुत सारे करंट अफेयर्स बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये बर्मिंघम वाला गेम खत्म होगा उसके बाद अलग से उसको लेकर आ जाऊंगा। अभी यहां पर मैंने उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। वैसे तो सारे क्वेश्चन जो गोल्ड जीत रहे हैं ना, उनके नाम, उनकी स्टेट्स, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन उनको अभी मैं कवर नहीं कर रहा। जब ये जो बर्मिंघम है, वो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम है, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वो सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट्स के फॉर्म में आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहां पर अभी कवर किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 44 नंबर का
चेस ओलंपियाड हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो आप कहोगे ये हो रहा है चेन्नई में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। और भारत की एक लड़की हैं तानिया सचदेव, जिन्होंने इंडियन वुमेन टीम को लीड कर रही हैं, और इन्होंने हंगरी के साथ जब मैच हुआ उसमें इन्होंने जीत दर्ज कराने में अहम रोल निभाया है। तो तानिया सचदेव का नाम याद रखिएगा। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ज़्यादा चर्चाओं में नहीं रहती। अब सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तानिया सचदेव आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा गेम खेलती हैं, तो आपको क्लियर होगा कि ये चेस गेम खेलती हैं, और 44th चेस ओलंपियाड में इन्होंने हंगरी को हराने में अहम योगदान निभाया, तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जारी हुई, जिसमें भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही? भारत की कंपनी LIC यहां पर टॉप पर रही, लेकिन लंबी उछाल किसने मारी वो मैं आपको अभी अगली स्लाइड में बताता हूं। कौन? रिलायंस है यहां पर, ठीक है। तो LIC इस 500 की लिस्ट में 98 पोजीशन पर रही, और इसने भारत को यहां पर लीड किया है। मतलब टॉप 100 में रहने वाली ये इकलौती भारत की कंपनी है, ध्यान रखना है। और लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनीज हैं उनमें ये टॉप पर है, ठीक है। यहां पर बात करें तो रिलायंस की, रिलायंस ने 51 पायदान की छलांग मारी है और 104 रैंक प्राप्त की है। मतलब 155 रैंक पहले थी और अब 104 रैंक इनकी हो चुकी है। किनकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। भारत के सरकारी कंपनी की बात करें तो LIC भी कहीं ना कहीं भारत की सरकारी कंपनी है। उसके जो शेयर्स हैं वो मतलब पहले थी, बेचे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सरकार उसको खोल दे रही है, मतलब IPOs का लॉन्च कर दे रही है, जिसकी वजह से अब वो प्राइवेट कंपनी की संस्था, बहुत सारे शेयर्स प्राइवेट खातों में पहुंच गए, तो वो अब प्राइवेट कंपनी की संस्थाओं में आ जाएगी। लेकिन जो पूरी तरीके से अभी सरकार ही है, भारत की महारत्न कंपनी है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये क्या है? ये 28 रैंक इसकी रैंक बढ़ी है। इसकी रैंक क्या आ गई? 142 रैंक आ चुकी है। ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि LIC यहाँ टॉप पर है, दूसरे पर रिलायंस है। LIC की रैंक है 98 और रिलायंस की रैंक है 51, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है गेम्स वाइड ओपन। ये क्या है? ये एक स्लोगन है जो कि ओलंपिक 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो होना है उसके लिए लॉन्च किया गया है। याद रखना है क्या लॉन्च किया गया? गेम्स वाइड ओपन। ये एक स्लोगन लॉन्च किया गया, कब के लिए? जो 2024 में ओलंपिक होगा उसके लिए। कहाँ पर? फ्रांस में। इसको आपको बता दूं, ये जो ओलंपिक अभी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ये बोला जा रहा है, ये कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। जुलाई 26 अगस्त 11 तक कराया जाएगा, 11 अगस्त तक कराया जाएगा 2024 में। कहाँ पर? पेरिस में। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका भी स्लोगन लॉन्च हुआ, गेम्स वाइड ओपन, ठीक। आगे बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके थॉमस बाच है और इसको फाउंड किया गया था 1894 पेरिस फ्रांस में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा दिया, कहां पर? वुमेन्स यूरो 2022 में। वुमेन्स यूरो 2022 का मतलब फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी। उसमें इंग्लैंड के द्वारा जीत दर्ज की गई है और जर्मनी यहां पर हार गया है। बात की जाए ये ऑर्गेनाइज कहां पर हुआ गेम, तो ये गेम ऑर्गेनाइज हुआ है कहां पर? वेम्बले स्टेडियम में। ये जो इसका फाइनल था वेम्बले स्टेडियम में ऑर्गेनाइज हुआ और ये वेम्बले स्टेडियम इंग्लैंड का एक स्टेडियम है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है मीराबाई चानू। ये कॉमनवेल्थ से ही मैंने क्वेश्चन उठा लिया क्योंकि मीराबाई चानू बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली प्लेयर है। मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, 49 किलोग्राम की कैटेगरी में ये खेल रही थी। इतनी बात जानने के बाद आप ये सोचिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत को पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही दिलाया है। अभी भारत को 6-7 मेडल मिल चुके हैं गोल्ड, लेकिन पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा भारत को दिलाया गया? तो वो मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी बात करें तो इन्होंने 201 किलोग्राम का पूरा भार उठाया और बाकियों की आप देख सकते हैं, बाकियों का 172 था, 171 था जो
सिल्वर और ब्रॉन्ज जीती हैं, लेकिन इन्होंने गोल्ड जीता और इनका जो वजन है काफ़ी दूर दूर तक इनको हरा कोई नहीं सकता था। तो यहाँ पर मीराबाई चानू का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें मीराबाई चानू क्यों और ज़्यादा चर्चाओं में रहीं, तो बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के लिए इनको दिया गया, और साथ साथ मीराबाई चानू गोल्ड जीती हैं सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में, ठीक है। इसलिए मीराबाई चानू वैसे पूरे साल तक 2021 में पूरे साल चर्चाओं में रही थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब एशिया कप 2022 में श्रीलंका में ऑर्गेनाइज होना था। श्रीलंका की माली हालत वो नहीं है कि वो कुछ बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा सके और सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करा सके। ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ये भी उन पर डाउट करेंगी अब, क्योंकि फाइनेंशियल हालत सही नहीं है। बात की जाए पाकिस्तान की, अगले साल 2023 में एशिया कप होगा पाकिस्तान में। चलिए, वो हो सकता है करवा ले या ना करवा ले, उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन एशिया कप 2022 को एशियन क्रिकेट एसोसिएशन ने ये मान लिया है कि श्रीलंका में ये नहीं करा पाएंगे, इसीलिए यूएई में शिफ्ट कर दिया गया। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी देश में, अगर आईपीएल शिफ्ट करना होता है वो भी यूएई में जाता है, और अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये लग गया कि एशिया कप श्रीलंका में नहीं हो पाएगा तो इसको यूएई में करा लो। मतलब यूएई ऑलरेडी तैयार रहने वाली एक साइट है, जहां जब कोई कहता है कि हाँ अब आपके यहाँ कराएंगे गेम तो वो करवा देता है। तो यूएई में श्रीलंका से अब शिफ्ट हो चुका है एशिया कप 2022। क्रिकेट का ये कप है और इसको यूएई में अब ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पहले ये श्रीलंका में होना था। कब से कब तक, तो 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाना है। ये T20 का एक फॉर्मेट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैक्स वर्स्टप्पन कारों की रेस जीतने वाले महारथी हैं। ये बहुत बेहतरीन मतलब कार चलाते हैं और बहुत ज़्यादा रेस जीतते हैं। पिछले साल से मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लगातार रेस पे रेस से जीत रहे हैं। मैक्स वर्स्टप्पन नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और रेड बुल चलाते हैं। इन्होंने F1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, मतलब हंगरी की जो कारों की रेस ऑर्गेनाइज हुई वो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीत ली गई। याद रखिएगा, यहाँ पर बात करें टोटल कारों की रेस जितनी हुई हैं उनमें से सिर्फ हमें 4 प्लेयरों के नाम याद रखने हैं। किनके? चार्ल्स लेक्लेयर याद रख लीजिए, उसके बाद सर्जियो पेरेज याद रख लीजिए, और एक आगे है कौन? कार्लोस सेज, और ये जो नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टप्पन। बस ये 4 प्लेयर याद रखिए। इन्हीं चारों ने पूरे साल की कारों की रेस जीती है। चार्ल्स लेक्लेयर ने कितनी रेस जीती हैं? तो चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा 3 रेसें जीती गई। कौन कौन सी 3 रेस जीती गई? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को जीता। साल की पहली कारों की रेस। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रियन दोनों इन्होंने ही जीती है। यहां आप देख सकते हैं, ये रहा ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रियन दोनों कारों की रेस चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा ही जीती गई। फरारी चलाते हैं और मोनाको से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब बात करें, एक और प्लेयर है सर्जियो पेरेज ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। रेड बुल चलाते हैं और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। अब एक और प्लेयर है, कौन? कार्लोस सेज जूनियर, जो कि फरारी चलाते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। बाकी जितनी भी कारों की रेस हुई हैं उनको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया। अब ये सारी एक बार जल्दी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर मैक्स वर्स्टप्पन ने सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को जीता, मियामी, स्पेनिश, अजरबैजान, कनाडियन, फ्रेंच और हंगेरियन। ये कारों की रेस किसके द्वारा जीती गई? ये मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीती गई। याद रखिएगा, इन्होंने टोटल कितनी, ये यहाँ 6, 7, 8, 9 कारों की रेस अभी तक जीत ली हैं। याद रखना, मैक्स वर्स्टप्पन ने टोटल 9 कारों की रेस जीती है। चार्ल्स लेक्लेयर ने 3 कारों की रेस जीती है, बाकी 2 प्लेयरों ने 1-1 कारों की रेस जीती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आईसीसी को ज्वाइन कर चुका है कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कोटे डी आइवरी। ये 3 देशों ने आईसीसी को ज्वाइन किया है। आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ज्वाइन करने वाले ये 3 देश बने हैं, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कोटे डी आइवरी। अब टोटल
आईसीसी को ज्वाइन करने वाले 108 मेंबर्स हो चुके हैं। मेंबर भी याद रखना है और साथ साथ जो नए अभी ज्वाइन किए हैं उनका नाम भी याद रखना है। बात की जाए कंबोडिया और उज्बेकिस्तान की, तो कंबोडिया और उज्बेकिस्तान ये एशिया के देश हैं और कोटे डी आइवरी ये अफ्रीका का एक देश है। इन तीनों ने ज्वाइन किया। यहां पर हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की जानकारी लेंगे। तो अपॉइंटमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत पे में सीएफओ बने हैं कौन? नलिन नेगी। सिर्फ इनका नाम याद रखना है और इतना कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नलिन नेगी के द्वारा सीएफओ का पद संभाला जाएगा भारत पे में। अगला है श्वेता सिंह, जो कि डायरेक्टर अपॉइंट हुई है पीएमओ में, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वहां पर श्वेता सिंह अपॉइंट हुई है डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है यू ललित, उमेश यू ललित, जो कि अगले सीजेआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ये कौन से नंबर के होंगे? तो ये 49th नंबर के होंगे भारत के सीजेआई। याद रखना है, रमन्ना साहब की जगह ये, एनवी रमन्ना साहब की जगह ये लेंगे। अगस्त में ही वो रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए इनका नाम पहले ही अपॉइंट कर दिया गया। और कौन अपॉइंट करते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, मुर्मू जी के द्वारा इनका नाम अपॉइंट किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सुरेश एन पटेल जी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए। सुरेश एन पटेल जी, नाम याद रखेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। एसएल थाउसेन, मतलब सोंजोए लाल थाउसेन, ये एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है डीजी का आईटीबीपी में। आईटीबीपी में संजय अरोड़ा जी काम कर रहे थे। संजय अरोड़ा जी को अपॉइंट कर दिया गया दिल्ली के कमिश्नर के रूप में, इसीलिए जगह खाली थी और एसएल थाउसेन को यहां पर अपॉइंट किया गया आईटीबीपी के डीजी के रूप में। एसएल थाउसेन की बात करें तो ये इस समय पर सशस्त्र सीमा बल में काम कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल के ये डीजी के पद में काम कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो 1963 में उसे फाउंड किया गया और एक साल पहले ही आईटीबीपी को फाउंड किया गया, मतलब 1962 में आईटीबीपी को फाउंड किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। सत्येंद्र प्रकाश जी, जिनको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का डीजी बनाया गया। कौन? सत्येंद्र प्रकाश। जो प्रेस में काम कर रहे हैं उनको सच ही बोलना चाहिए, सच्ची इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो सत्येंद्र प्रकाश, इस तरीके से आप नाम याद कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो संजय अरोड़ा जी की मैंने बात कर ली। संजय अरोड़ा जी को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया, आईटीबीपी में काम कर रहे थे। नीरज चोपड़ा को कोका कोला ने साइन किया है लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले, गोल्ड मेडल ये भारत को टोक्यो ओलंपिक में जिताकर लाए हैं। प्रणय कुमार वर्मा, जिनको हाई कमिश्नर बनाया गया बांग्लादेश में भारत का, भारत को ये रिप्रेजेंट करेंगे बांग्लादेश में। याद रखिएगा, बांग्लादेश के भारत में अगर बोल दिया जाए तो वो मुस्ताफिजुर रहमान जी हैं, मतलब बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करेंगे भारत में मुस्ताफिजुर रहमान। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर भारत में कौन बने हैं? तो मुस्ताफिजुर रहमान। लेकिन अगर भारत के हाई कमिश्नर की बात करें बांग्लादेश में तो प्रणय कुमार वर्मा जी। ठीक, इंडिया के हैं इंदरमित गिल, जिनको वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट का पद मिला है। याद रखिएगा, चीफ इकोनॉमिस्ट के पद में अपॉइंट किए गए इंदरमित गिल को। नकुल जैन सीईओ बने हैं पेटीएम पेमेंट सर्विस के। सीईओ कौन बने हैं पेटीएम पेमेंट सर्विस के? नकुल जैन। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहां पर डेज, सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट डेट्स है, डेट्स है, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने में मेन फोकस दिया जाता है। मुस्लिम वुमेन राइट डे हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। ये क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि 1 अगस्त को ही 2019 को 3 तलाक जो कानून था उसको रोका गया था। ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था भारत सरकार के द्वारा। वर्ल्ड लंग कैंसर डे हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो अपनी हमारी एक बुक है जो अभी रिलीज हुई, स्टीफन बार्कर के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया, लॉयन ऑफ द स्काईज, हार्दिक सिंह मलिक। लॉयन ऑफ द स्काईज, हार्दिक सिंह मलिक, स्टीफन बार्कर के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई। अगली है
डेंजरस अर्थ, इसको लॉन्च किया एलेन प्रेगर ने। डेंजरस अर्थ को एलेन प्रेगर के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रख सकते हैं। नवीन पटनायक जी जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का पद संभाल रहे हैं, इन्होंने लॉकडाउन लिरिक्स को लॉन्च किया। इस बुक को लिखा है संजुक्ता दास जी के द्वारा। अगला है अनुराग ठाकुर जी ने प्रेसिडेंट कोविंद जी के लिए एक बुक रिलीज की जो कि शोकेसिंग पिक्चर, मतलब प्रेसिडेंट साहब की अलग अलग इवेंट की अलग अलग जगहों की पिक्चर को शो करता है। याद रखिएगा अनुराग ठाकुर जी जो कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर और साथ साथ स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 100% अगर आपको अगस्त के पहले वीक से कोई करंट अफेयर आता है तो यहीं से मिल जाएगा पेपर में। अच्छी लगी हो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।